हेलो गाइस, आज हम लोग फिनॉल देख रहे हैं। ओके, फिनॉल चैप्टर चालू कर रही हूँ मैं। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे फिनॉल फिनॉल कैसे होता है। फिनॉल टोटली बेंजीन रिंग जैसा ही होता है। सिर्फ बेंजीन रिंग के अगर एक एच को हम लोग रिप्लेस करते हैं ओ एच से, राइट, तो इसे फिनॉल बोलते हैं। तो हर एक कार्बन अगर फिनॉल अगर हम लोग बेंजीन रिंग अगर यहाँ पे जैसे बेंजीन रिंग ड्रॉ की हुई है, हर एक कार्बन अगर हम लोग बेंजीन रिंग का देखें, राइट, तो वो क्या होता है। देखो 1 2 3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड ऐसे ये कार्बन के पास रहता है। तो हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जिससे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है हर एक कार्बन ऑफ बेंजीन, राइट। तो अभी ये वाले sp2 कार्बन को जो अटैच्ड होता है OH, सो व्हेन फिनॉल इज सच कंपाउंड कि जहाँ पे OH इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, तो अलग अलग जो फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें अगर ऑर्थो साइड में OH लगा हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर OH लगा दो तो इसका नाम होता है कैटेकॉल। ओके, मेटा पोजिशन पे OH लगा दो तो नाम होता है रिसोर्सिनॉल। पैरा पे लगा दो तो होता है नाम क्विनॉल। और अगर ये OH जो हम लोग ने ऑर्थो पोजिशन पे दिया है, अगर हम लोग उसको COOH से रिप्लेस करते हैं तो यही प्रोडक्ट कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। ओके, अगर अल्डिहाइड से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग CHO लगा दें तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड। ओके, तो ये अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं फिनॉल के जो वाइडली यूज्ड होते हैं। इवन यही फिनॉल में अगर 2 4 और 6 पोजीशन पे ये नाइट्रो लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तो यही कंपाउंड कहलाता है पिक्रिक एसिड। तो ये मतलब इतने सारे जो डेरिवेटिव्स है फिनॉल के जो वाइडली यूज्ड होते हैं, और उसे उनका स्ट्रक्चर या उनका नाम हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर पिक्रिक एसिड के बारे में या फिर डायरेक्टली कैटेकॉल, सो यू शुड नो कि कैटेकॉल का स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो यही फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, देन बेंजीनॉल भी बोला जाता है। बहुत सारे फिनॉल के नाम है। तो अभी फिनॉल को एसिड क्यों बोला जाता है? ओके, क्योंकि एसिड जनरली जब हम लोग देखते हैं तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। कोई भी एसिड हो, उसकी जो एसिड की जो भी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है एसिड डोनेट्स प्रोटॉन। तो देखते हैं हम लोग फिनॉल को, ये फिनॉल है, इसको हम लोग देखते हैं कि फिनॉल से एक H उसका लूज करके देखते हैं। अगर ये फिनॉल ने H डोनेट किया तो बनेगा वो होता है फिनॉक्साइड आयन। अभी ये फिनॉक्साइड आयन के ऊपर है ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि H निकल गया है, H निकल गया अपना बॉन्ड ब्रेक करके, और ऑक्सीजन के ऊपर उसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अभी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देख सकते हैं कि ये अंदर रेजोनेंस में जाएंगे, अंदर जो बॉन्ड है उसके साथ ये रेजोनेंस में जाएंगे, तो ये अच्छे खासे स्टेबल रहेंगे। वो ऑक्सीजन को वापस से वो प्रोटॉन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा खासा ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलाइज्ड है। सो फिनॉल डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, तो फिनॉल एसिड की प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये सब इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं जो फर्स्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है डाउस प्रोसेस। ओके, सो डाउस प्रोसेस में यूज होता है क्लोरोबेंजीन, राइट। ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे यूज होता है, और ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ रिएक्शन, ये जस्ट रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म मैं इसके बाद समझाऊंगी। तो ये रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ एट हाई प्रेशर। प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेयर, जो सिर्फ इंडस्ट्री में पॉसिबल है। इसके लिए मैंने बोला था कि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, एंड एट 350 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2 कंडीशंस के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और देन हम लोग ये सॉल्ट को, सोडियम फिनॉक्साइड को, अगर हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिनॉल बन जाएगा। अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो देखना जरूरी है। इस मैकेनिज्म में अब देखेंगे ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो है क्लोरोबेंजीन। हर एक जगह पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इफ यू सी, ओके। अभी
एक कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लोग ने एसिड की देखी कि एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, तो बेस की यहाँ पे हम लोग ने यूज किया है बेस। तो बेस की जो प्रॉपर्टी है वो है बेस एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, मतलब बेस प्रोटॉन को रिमूव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे यूज किया है 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसमें से हम लोग एक मॉलिक्यूल लेंगे डाइल्यूट NaOH का, तो इसमें से Na प्लस और OH माइनस, ये तो यहाँ पे हम लोग ने OH माइनस लिया हुआ है। अभी ये OH माइनस जो बेस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा क्लोरोबेंजीन से। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन लगा हुआ है इसको ये बेस रिमूव करेगा और वो एज अ वाटर बन के निकल जाएगा। ओके, और अभी फिर ये जो प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन H प्लस बन के निकलेगा। यहाँ का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट के अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा ये पोजीशन में। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, अभी इसमें सिर्फ OH ने रिएक्ट किया था, हम लोग ने लिया है NaOH। तो ये जो Na प्लस है वो Na प्लस क्या करेगा, ये Cl को ले लेगा और NaCl करके निकल जाएगा। अभी यहाँ पे इसने Cl इज इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन अपने साथ लेके चला जाएगा, जिस वजह से ये वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है ही। अभी ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज फील कर रहा है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे दे देंगे ताकि ये वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज निकल जाए। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ये वाला बॉन्ड इधर बाहर आ जाएगा और बेंजीन रिंग वैसे का वैसा। ओके, फिर होगा यूं कि वो कार्बन के पास से कार्बन की ये थोड़ा, ये जो इसको बोलते हैं बेंजाइन, और ये बेंजाइन होता है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो OH को ले लेगा, OH NaOH, यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल काम में आएगा, सेकेंड मोल ऑफ NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये NaOH में से ये OH जो है वो OH या ये पॉजिटिव साइड पे जाके लग जाएगा, और ये वापस से बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड वापस ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस वही जगह पे लाके रख देगा। तो यहाँ पे वापस ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे OH लग गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन की ताकत इतनी है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये वाले प्रोटॉन को खींचेगा, जो O को लगा हुआ प्रोटॉन है उसको खींचेगा, तो ये प्रोटॉन जाके ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ जाएगा। ओके, और इधर जाके वो उसका निगेटिव चार्ज खत्म कर देगा, और O जो है उसके ऊपर, बिकॉज ये प्रोटॉन ने O और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज, राइट। तो ये वाला ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, जो पहले वाला हम लोग ने जो सेकेंड मोल ऑफ NaOH यूज किया था उसमें से जो Na प्लस है, ये Na प्लस को ये O ले लेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड जब हम लोग HCl के साथ ट्रीट करते हैं, HCl में क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस, तो ये O माइनस जो है वो H को ले लेगा और Na प्लस जो है Cl को लेके रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे फिनॉल बन गया। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए हम लोग को पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने बेंजीन लिया हुआ है, और इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर और ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7, तो आइदर इसके साथ हम लोग ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। ओके, अभी होगा यूं कि इसको रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ। अभी NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद ये OH, यहाँ से ये OH और ये H वाटर बन के निकल गया, तो बन गया SO3Na, जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कहलाएगा। अभी ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है उसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल
NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स से, 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो हम लोग अगर इसके एट 350 डिग्री सेल्सियस तो होगा यूं कि यहां से ये 2 Na और SO3, Na2SO3 बन के चला जाएगा और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ पे, और बचा कौन? Na और ऑक्सीजन। तो ये ONA करके सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बनाएगा। अभी ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट जैसे लास्ट टाइम भी बना हुआ था, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट जब हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमें मालूम है, मैंने बताया था, अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे एसिड है या फिर इसको या इसको हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोला जाता है। अभी ये इसको हम लोग ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से ये एक H और यहाँ से OH करके ये वाटर बन के निकलेगा और COONA ये सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। वापस से ये सॉल्ट को जब हम लोग NaOH एंड सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो सोडा लाइम और NaOH कॉम्बिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है, मतलब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला जाएगा, ओके, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकलेगा और सिर्फ बचेगा फिनॉल। नेक्स्ट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनता किससे है? एरोमेटिक अमाइन से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है एनिलीन, एनिलीन को किया है डाइजोटाइज, तो करते हैं NaNO2HCl। दिस इज अ डाइजोटाइजिंग रिएजेंट, यू कैन से कि ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl एट द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट टेम्परेचर में इन सिट्यू, मतलब रिएक्शन में ही ये बनाना पड़ता है, बिकॉज जो भी नाइट्रस एसिड है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजोटाइजेशन वो अनस्टेबल होता है अगर हम लोग उसको पहले से प्रिपेयर करके रखें तो इसके लिए हमें रिएक्शन में ही उसको बनाना पड़ता है, जिसको इन सिट्यू बोलते हैं। तो HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड और NaCl फॉर्म होगा और यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अभी ये डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग वार्म वाटर के साथ, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वार्म वाटर के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये H+ और Cl- HCl करके निकलेगा। N2 वैसे भी गैस है, दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स, तो नाइट्रोजन गैस बन के निकलेगा और ये OH है जो आके यहाँ पे लग के यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl बन के NaCl और HNO2 ये रिएक्शन बन गई। अभी यहाँ पे होता ऐसे है कि अभी ये लिखते हैं हम लोग HNO2 जो है वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, इस तरह से हम लोग उसको, एक मिनट, हाँ, हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा यूं कि इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अभी यहाँ पे ये होगा यूं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, जिस वजह से नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। यही नाइट्रोसोनियम आयन आगे चल के एनिलीन पे अटैक करेगा। अभी यहाँ पे ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये वाला, ये अटैक करेगा। नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक करेगा इस नाइट्रोसोनियम आयन के साथ और नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोसोनियम आयन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, इस वजह से इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। अभी ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जिस वजह से नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अभी जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अभी ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से,
यहाँ पे वो लूज हो जाएगा। अभी इधर ये बन गया, यहाँ पे कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए वापस से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, और ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी यहाँ पे आगे हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब होता यूं है कि हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है अंदर ही अंदर। तो हाइड्रोजन शिफ्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा, 1-3 शिफ्ट बोलते हैं इसको, कि 1 पोजीशन वाला हाइड्रोजन, अगर हम लोग इसको 1, 2 या 3 ऐसे नंबर दें, तो 1 पोजीशन वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, और नेसेसरी बॉन्ड चेंजेस, बॉन्ड जो भी है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये नाइट्रोजन वाला बॉन्ड निकल के, ओके, तो नाइट्रोजन पे ये बॉन्ड निकल जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और ये H निकल के जाएगा हाइड्रोजन के पास, जिससे ऑक्सीजन के पास, जिससे ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी वाले बॉन्ड्स हम लोग वो हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अभी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, जैसे मैंने बोला, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लाइक कोई भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करते, तो इस वजह से या ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके उसका पॉजिटिव चार्ज निकाल देगा, और खुद इसको ये वाटर बन के पूरा का पूरा जो ये है वो वाटर बन के चला जाएगा। यहाँ पे बचा ये N डबल बॉन्ड N में एक पे निगेटिव चार्ज है, और बिकॉज ये बॉन्ड पूरा निकल गया है, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होके बॉन्ड निकल गया है, तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इन्होंने बॉन्ड बना दिया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ये पूरा का पूरा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि N2 + Cl-। अब ये Cl- कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ने HCl जो यूज़ किया है उसमें से सिर्फ हम लोग ने, मतलब यहाँ पे ये जो NaCl यहाँ पे है उसमें Na+ है और Cl- है, तो ये Cl आके यहाँ पे जुड़ गया, तो ये Cl यहाँ पे जुड़ गया। अब ये नाइट्रोजन इजीली निकल सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन और ये Cl HCl बन के निकल जाएगा, नाइट्रोजन एज अ गैस निकल जाएगा, और वाटर से बचा हुआ जो OH है वो यहाँ पे निकल अटैच होके यहाँ से फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम लोग लेते हैं, ये फिनाइल ग्रुप है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2 मॉलिक्यूल्स, और उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OMgBr, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड, मतलब वो उसका एक सॉल्ट बन जाएगा। उसको अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MgBrOH निकलेगा, ये MgBr यहाँ से 2 मॉलिक्यूल और OH वाटर से, और बचा हुआ जो OH है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बन गया फिनॉल। नेक्स्ट इज रैस्ट्रिक प्रोसेस। रैस्ट्रिक प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन हम लोग यूज़ करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl यूज़ करते हैं, और उसको ऑक्सीजन लाइक एयर ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं उसको, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एट 500 डिग्री केल्विन इसका रिएक्शन होता है, तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन गया, जिसको हम लोग फर्दर 700 केल्विन पे हीट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल बन जाएगा। लास्टली इज द सिंथेसिस फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अभी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो पहले क्यूमिन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिया है बेंजीन, और दूसरा जो लिया है प्रोपीन। यहाँ पे हम लोग ने ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है प्रोपीन। तो प्रोपीन में ऐसे होता है कि ये स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। H3PO4 एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट एज वेल एज इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। तो H3PO4 क्या करेगा, जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा H3PO4 से, ये प्रोटॉन इस डबल बॉन्ड पे एक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड पे, जिस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होके अपना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देगा। अभी ये कार्बन के ऊपर जो मतलब ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा,
ये निगेटिव चार्ज जब आ जाएगा तो ये वाला जो प्रोटॉन है वो इधर आके जुड़ जाएगा, जिससे ये बन गया CH3। अभी ये बॉन्ड निकल जाने की वजह से ये बीच वाला जो CH है इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया कार्बोकैटायन। कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड जो कार्बन होता है उसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। अभी ये वाला जो कार्बोकैटायन है बेंजीन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक इसमें एक एक हाइड्रोजन रहता है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन एज अ H+ निकल जाएगा और वो H+ निकल जाने की वजह से यहाँ पे आएगा निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे ये वाले बॉन्ड के, ये वाले बॉन्ड के। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये कार्बोकैटायन को ग्रैब करके यहाँ पे बन गया क्यूमिन। ओके, अभी ये क्यूमिन से हमें आगे फिनॉल बनाना है। तो होता यूं है, यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं फोटोन के साथ। ये फोटोन यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, और ऑक्सीजन को इस तरह से लिखे हैं। तो यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विल कम इनटू पिक्चर। हर एक ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा यूं कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच वाला जो बॉन्ड है वो इसमें होगा होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन मतलब हम सभी को मालूम है कि अभी ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसका होमोलाइटिक मतलब इक्वल फिशन होगा तो एक कार्बन पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके साथ अभी होगा यूं कि कार्बन एक ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करेगा अपने में और हाइड्रोजन ये वाले ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करेगा, जिस वजह से क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड। तो यहाँ पे CH3 CCH3 और 2 ऑक्सीजन बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और एक H, तो ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बिकॉज ये अनस्टेबल है, इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे और जिस वजह से ये पूरा का पूरा CH3 COCH3 एज अ एसीटोन बन के ये लीव होगा और बच गया OH जो यहाँ पे लग जाएगा और बन गया phenol. So this finishes all the synthesis of phenol. In our next lecture we will see properties of phenol. Till then, goodbye.